गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपके 4th चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और अब तो ये खत्म ही समझो, है ना। इसमें हम पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण के मूलों या फिर हलों की प्रकृति के बारे में। प्रकृति मतलब कि वो कैसे होंगे, कौन होंगे ये तो नहीं पता, पर कैसे होंगे उसका पता हम लगाते थे। कैसे? विविक्तर निकाल के। विविक्तर निकलता है b की घात 2 - 4 गुणा में a गुणा में c, ऐसे निकलता था विविक्तर। ठीक है, फिर एक बार आपने विविक्तर निकाल दिया और मान लो आपका जो विविक्तर था वो 0 से बड़ा आ गया। कैसा आ गया भाई? 0 से बड़ा आ गया। तो जब विविक्तर 0 से बड़ा आता है तब मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और भिन्न होते हैं, मतलब वास्तविक होंगे लेकिन एक दूसरे से अलग होंगे। ठीक है, और जैसे ही आपका जो डी है मतलब विविक्तर है, जो आपने ये लिखा b² - 4 गुणा में a गुणा में c, इसको जब हल करोगे और मान लो ये पूरा 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसके जो मूल होंगे वो वास्तविक भी होंगे और बराबर होंगे। एक दूसरे के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, और अगर डी मान लो कैसा हो? 0 से छोटा हो, तो हम कहते हैं कि ये कैसा होगा? जो इसका कोई वास्तविक मूल ही नहीं होगा। तो 3 केसेस होते थे, ये हमने पढ़े थे शनिवार को। उसके बाद आपको पता है कि 3 दिन आपकी छुट्टियों में चले गए तो शायद आप भूल गए, इसलिए मैंने फटाफट से रिवाइज करवा दिया कि आपको विविक्तर निकालना आना चाहिए। फिर आपको पता होना चाहिए कि विविक्तर कैसा हो तो मूल कैसे होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करेंगे इसका, फिर उसी तरह का क्वेश्चन पोल में करेंगे। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से सीखना है, समझना है, और ठीक ऐसा ही सवाल आपको पोल में आएगा इसके तुरंत बाद। तो फिर मत कहना कि भी हमारा तो ध्यान नहीं था, हमने तो ढंग से सीखा नहीं। तो अभी क्या भी सीखो, रिपीट भी इसको बार बार नहीं किया जाएगा, मतलब बार बार नहीं किया जाएगा, एक आधी बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आपको बोला है यदि द्विघात समीकरण, समीकरण दे रखा है तो चलिए समीकरण लिख लेते हैं। समीकरण है 5x की घात 2 माइनस का mx जमा का 5 बराबर में 0। ठीक है, ये हमने लिख दिया अपना समीकरण। अभी ना चैट में नाम वाम मत लिखो, क्वेश्चन को समझो, फिर पोल में क्वेश्चन आएगा इसके तुरंत बाद, फिर कहोगे कि हमने देखा नहीं। तो अभी आप चैट में लिखने में बिजी रहते हो, क्वेश्चन को समझते नहीं हो, है तो क्वेश्चन यहाँ पे देखो अच्छे से। तो ये है 5x² - mx। ये कह रहे हैं अगर इस समीकरण का जब आपने निकाला विविक्तर, क्या निकाला? इस समीकरण का जब आपने निकाला विविक्तर तो क्या हुआ? तो मूल बराबर हुए। ठीक है, तो क्या हुआ? मूल बराबर हुए। अगर मूल बराबर है तो m का मान ज्ञात करो। मुझे पहले तो ये बताओ, अगर मूल बराबर होते हैं तो विविक्तर कैसा होता है? जब मूल बराबर है तो मतलब विविक्तर कैसा है? 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, या 0 के बराबर है? बताओ। 0 के बराबर है। 0 के बराबर। ठीक है, अगर मूल जो है वो बराबर है तो हम कहेंगे विविक्तर भी 0 के बराबर होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक आपने पोल के क्वेश्चन में भी करना है। वहां पे भी आपको बोला होगा कि 2 मूल बराबर है, तो वहां से निकाल लेना कि d 0 के बराबर है। ठीक है, अगर d 0 के बराबर है तो यहाँ पे लिख दिया हमने d बराबर 0। d होता है विविक्तर, d की जगह पे उसका फॉर्मूला लिखो। क्या होता है विविक्तर का फॉर्मूला? मतलब कि d का फॉर्मूला मैम b² माइनस का बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, d को हटाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम b की घात 2 माइनस का निशान 4 गुणा में a गुणा में c, क्योंकि d 0 के बराबर है और d की जगह पे मैंने ये लिखा तो इसका मतलब ये भी 0 के बराबर होगा, है ना। d 0 के बराबर क्यों लिया? फिर से रिपीट कर रही हूँ, d को 0 के बराबर क्यों लिया? क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके मूल बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है मूल बराबर, तो हम समझ गए d बराबर होगा 0 के। d 0 के बराबर तो d का फॉर्मूला लिख दिया। फॉर्मूला लिख के अब यहाँ पे वैल्यू भरो। वैल्यू कहां से भरेंगे? तो अपने इस समीकरण से। तो चलिए बताइए, आप इस समीकरण की तुलना कीजिए किससे? ax² जमा का निशान bx जमा का निशान c बराबर 0। और मुझे बताओ a की जगह पे कितना है, b की जगह पे कितना है और c की जगह पे कितना है? a की जगह पे मैम 5 है, 5 और है, b की जगह -m है, और c की जगह 5। मैम b की जगह पर 1 है, -1। -1 कहां से है भाई?
सी मैम मतलब only 5 एक है। ना, बी कह रहे हो, बी को -1 बोल रहे हो, बताओ। मैम m स्क्वायर होगा तो सिर्फ 2m होगा ना? 2m कहां से हो गया, स्क्वायर की बात कर रहा हूँ, रुक जाओ अभी स्क्वायर तक मत जाओ, अभी यहाँ पे देखो, ये सभी को समझ आया ना कि b -m क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था b की जगह पे वो सारी चीजें आती हैं जो x से गुणा करती हैं, मतलब x के अलावा जो भी दिख रहा है, x के अलावा जो भी दिख रहा है उसको b में भरो। x के अलावा यहाँ पे m था, कैसा m था, माइनस का m था, तो हम समझ गए b की जगह पे -m है, ठीक है, b की जगह पे कितना है, -m है। चलो अब इसका हम फॉर्मूले में भरते हैं, b की जगह पे -m, तो मतलब हमने करना है माइनस के m का स्क्वायर, मतलब वर्ग, उसके बाद माइनस का निशान लगा दिया, 4 लिख दिया, 4 की गुणा a से करनी है, मतलब 4 को 5 से गुणा करना है, और इसको फिर c से गुणा करना है, c भी 5 है तो इसको 5 से गुणा करना है, बराबर में आ गया 0। m स्क्वायर की बात करते हैं, m की घात 2 का मतलब कि m को m से गुणा करो, माइनस के m को माइनस के m से गुणा करो, तो क्या आता है गुणा करो, क्या आएगा? मैम इसका 50 आंसर आएगा। जो क्वेश्चन पूछा उसका बताओ भाई, आंसर चलो 50 आया आप कह रहे हो, बट मैम 2m 2m लिखो इसको कि m की घात 2 लिखूं कि क्या लिखूं, m की घात 2, बिल्कुल ये m की घात 2 मैम। ठीक है, m की घात 2, 2m नहीं लिखेंगे, 2m तब लिखते हैं जब जमा करते हैं, ध्यान रखना जब जब गुणा किया जाता है उत्तर हमेशा घात में आता है, गुणा कर रहे हो समझ जाओ उत्तर किस में आएगा, घात में आएगा, गुणा कर रहे हो तो उत्तर आएगा घात में, तो वही हुआ, माइनस के m को गुणा किया हमने माइनस के ही m से, तो भाई माइनस माइनस तो बन गया प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, m को m से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा m की घात में 2, क्योंकि m यहाँ पे कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा है, तो जितनी बार लिखा होता है उतनी उसकी घात चढ़ जाती है। यहाँ पे अगर होता m गुणा में m गुणा में m, तो हम क्या करते, जो चीज लिखी m लिखा है तो m को एक बार लिखेंगे, m कितनी बार लिखा है, मैम 3 बार मैम। 3 बार, तो घात में 3 लिख देंगे, ठीक है, घात में फिर 3 लिख देंगे, तो ऐसे गुणा की जाती है, तो गुणा ध्यान से करना, जब जब गुणा करोगे उत्तर आता है घात में, तो जब हमने माइनस के m का स्क्वायर किया तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास बच गया m की घात 2, हमारे पास क्या बच गया, m की घात 2, माइनस का निशान, 4 5 20, 20 5 100, ठीक है, माइनस का निशान क्यों आया, क्योंकि 3 संख्याएं थी, 3 में से एक ही संख्या माइनस की है तो फिर माइनस का ही निशान आता है, अगर 2 संख्याएं माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस आ जाता, अगर तीसरी संख्या भी माइनस की होती तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस दोबारा से माइनस, ये सब कुछ हम पहले सीख चुके हैं तो दोबारा से इसको नहीं सीख रहे, सिंपल सी बात याद रखो, अगर एक संख्या माइनस की तो उत्तर में भी माइनस का निशान आता है, कब, जब गुणा करते हैं, गुणा में बड़ा छोटा नहीं देखना, गुणा में देखना है कि भाई कितनी संख्या के पास माइनस है, 1 के पास माइनस हुआ तो आप भी माइनस लगाना, 2 के पास माइनस हुआ तो प्लस, और अगर 3 के पास माइनस हुआ तो भी माइनस, ठीक है, तो माइनस का 100 आया यहाँ पर, बराबर में आ गया इसके 0। अब हमें निकालनी है m की वैल्यू, ठीक है, तो m को अकेला छोड़ो, m अकेला नहीं छूट सकता, m की घात में 2 है तो हमने m की घात में 2 लिख दिया, 100 को उठा के बराबर के उस पार भेजना है, 100 यहाँ माइनस का है, उधर जाके कैसा बन जाएगा, प्लस का, तो ये बन गया जमा का 100, ठीक है। अब हमने यहाँ से m को अकेला छोड़ना है, लेकिन m के साथ कौन है, m के साथ उसकी घात है, हमें m की घात 2 की वैल्यू थोड़ी, हमें तो m अकेले की वैल्यू चाहिए ना, तो m को यहाँ पे अकेला छोड़ो, इधर m की घात में 2 है, इस घात 2 को अगर मैं बराबर के उस पार भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, भाग में, भाग, मैम रूट का 100, रूट देखो ना, ये वर्ग हो रहा है, गुणा थोड़ी हो रहा, अगर गुणा होता तो भाग करते, लेकिन अगर यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो वहां जाके उल्टा हो जाएगा, मतलब कि वर्गमूल हो जाएगा, अगर यहाँ पर स्क्वायर हो रहा है,
किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है तो वहां जाके स्क्वायर रूट हो जाएगा, ये याद रखना। वर्ग का उल्टा वर्गमूल, जैसे 100 यहाँ माइनस का था, वहां जाके जमा का बन गया, है ना। तो वैसे ही यहाँ पे वर्ग हो रहा है तो उधर जाके वर्गमूल बन जाएगा। जो ये हमारा 100 है ये कहाँ चला जाएगा, वर्गमूल के अंदर। बताओ किस किस को ये चीज समझ आई जो मैंने यहाँ लिखी? क्लियर है सभी को? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। अब देखो, अब हमने इसका वर्गमूल करना है। 10 100 का वर्गमूल करो, कितना होगा? 10 10। तो फिर 50 किसने कहा था? है? बिल्कुल 10। नहीं ये कैसा 10? कैसा वाला 10? प्लस का। सिर्फ प्लस का? मैम प्लस और Yes, माइनस ma'am. दोनों का। दोनों का, प्लस का भी और माइनस का भी, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में बताया था। Yes, ma'am. माइक ऑफ रखो भी, किसी का माइक ऑन है? मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब बात आती है द्विघात समीकरण की, किसकी? द्विघात समीकरण की, और हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि दो मूल है। कितने मूल है? दो है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है जब दो की बात कर रहे हैं ना, तो m के भी दो मान निकलेंगे। ठीक है, जब दो की बात कर रहे हैं तो m के भी दो मान। अच्छा, मान लो ऐसा होता, हम कर रहे होते 50 जमा वर्गमूल 100 जमा 8, तब हम यहाँ पे सिर्फ 10 लिखते। तब हम लिखते 50 जमा में 10 जमा में 8। संख्याओं में जब वर्गमूल हटता है तो हम इसको एक जमा वाला लेते हैं, लेकिन जब बात करते हैं हम किसी समीकरण की, किसी द्विघात बहुपद की, तब हम इनकी दो वैल्यूज लेते हैं। तब हम क्या करते हैं, तब हम लिखते हैं कि भाई m का जो मान होगा वो क्या होगा, जमा और माइनस दोनों का ही 10। मतलब m का मान जमा 10 और m का मान माइनस 10, ये हमारा उत्तर होगा। अगर सिर्फ जमा के 10 पे टिक करके आओगे तो भी गलत होगा, अगर सिर्फ माइनस वाले 10 पे टिक करके आओगे तो भी गलत होगा। जब दोनों चीजें लिखी जाए साथ में वो होता है सही उत्तर। जब किसकी बात हो रही हो, द्विघात समीकरण की, क्योंकि दो की बात है ना, द्विघात मतलब दो घात है, तो इसकी जो भी चीजें निकलती हैं दो दो निकलती हैं। ठीक है, तो m का मान आ गया यहाँ पे 10 और माइनस का 10। तो इसका ये मतलब है कि जब आप इस समीकरण में 5x² माइनस mx जमा 5 बराबर 0 में जब क्या करोगे, जब m की जगह पर 10 भरोगे या m की जगह पे माइनस का 10 भरोगे और इस समीकरण को जब हल करोगे तो इसके जो मूल निकल के आएंगे वो बराबर निकल के आएंगे। यहाँ पे ये मत सोचना कि मैंने इसके मूल निकाल दिए, ये मूल नहीं है, ये बस m का मान है। मूल कब निकलेंगे, जब इस समीकरण में m की वैल्यू भरोगे, चाहे 10 भरो चाहे माइनस 10 भरो, आंसर आपका सेम ही आना चाहिए और आएगा। ऐसा कह रहा है क्योंकि इसका d0 था। ठीक है, तो चलो फिर करते हैं एक क्वेश्चन, उसको हम पोल में करेंगे। तो अभी के लिए चैट को ऑफ करते हैं, चैट तो ऑफ ही है पहले से, तो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, बिल्कुल ध्यान से करना है, जल्दबाजी में गलत नहीं करना है। कोई चीज समझ ना आए तो पूछ लेना। समीकरण दे रखा है 4 x की घात में 2 माइनस का निशान kx। ठीक है, माइनस का निशान k और साथ में है इसके x। ध्यान रखना k माइनस का है, k कैसा है, माइनस का है। जमा 4 बराबर में 0। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसके जो दो मूल हैं वो बराबर हैं, तो आपको पता है अगर मूल बराबर है तो d कितने के बराबर होगा, लिखो, फिर d की जगह पे फॉर्मूला लिखो, फिर फॉर्मूला लिख के जो है वो इनकी वैल्यूज को पुट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। सिंपल, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही करना है, बस समीकरण अलग है, तरीका वही है। इसको सॉल्व कर लीजिए, जिसका भी आंसर कॉपी पे आ जाएगा सिर्फ वही बच्चे हैंड रेज करेंगे। जिसने कॉपी पे सॉल्व कर लिया और जिसका आंसर आ गया सिर्फ वही हैंड रेज करना, तब मैं पोल ओपन करूंगी। ठीक है, ओके चलिए। सॉरी,
डन मैम। मैम पोल रिजल्ट नहीं दिख रहा। ओके बेटा, अभी दिख जाएगा। जिनका हो चुका है वेरी गुड, जो कर रहे हैं आराम से कर लो। सभी ट्राई करेंगे, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जो ट्राई ना कर रहा हो। सही आता है ठीक है, गलत आता है कोई बात नहीं, पर कोशिश करो, अपना आंसर देने की कोशिश करो, ठीक है। ठीक है, सभी कोशिश करेंगे, सभी ट्राई करेंगे, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास है 48 बच्चे। 48 में से कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता, तो मैं सोच रही हूँ 42 तक बच्चे हैं। चलो 40 तक तो है जिनके पास पोल आता है, तो कम से कम 40 बच्चों के आंसर तो आने ही चाहिए। 2-4 बच्चों के पास पोल नहीं आता, लेकिन बाकी बच्चों के पास पोल आता है, तो अच्छे से करो। और आंसर सभी ने देना है पोल में। डन मैम। ओके, जिनका हो चुका है हैंड रेज कर लो। ठीक है, ठीक है। 30 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और 10 बच्चे अभी भी रहते हैं। थोड़ा सा वेट कर रही हूं मैं, उसके बाद पोल को एंड करना स्टार्ट करेंगे, बट अभी नहीं करेंगे। अभी मैं वेट कर रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। मैम 25 का वर्गमूल होता है तो उसे 5 गुणा 5 मतलब 5 लिख सकते हैं, तो मैम इसे भी लिख सकते हैं ऐसे। अगर तो वर्गमूल कर रहे हो सिंपल तब तो होता है, लेकिन जब बात द्विघात समीकरण की आती है तब अकेले नहीं लिख सकते, तो फिर दोनों 5 लिखो, तो फिर आपको दोनों वाले लिखने पड़ेंगे, ठीक है। किस किस को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा और समय चाहिए? माइक ऑन करके यस बोलो, अगर समय नहीं चाहिए तो फिर कुछ मत बोलो। कोई कर रहा है इस क्वेश्चन को सॉल्व? माइक ऑन करके बताओ, जिसको समय चाहिए। नहीं चाहिए, चलो तो फिर करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। पोल हो चुका है एंड रिजल्ट दिख रहा होगा आपको पोल सेक्शन में, और आंसर दे सकते हो आप चैट बॉक्स में। बिल्कुल सिंपली इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। अगर मूल बराबर है तो सिंपल सी बात है, डी होगा 0 के बराबर, ठीक है। डी क्या होगा? डी होगा 0 के बराबर, और ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये भी आ जाएगा 0 के ही बराबर, ठीक है। अब बी स्क्वायर है, मतलब बी का स्क्वायर करना है, तो पहले एबीसी का मान लिख लेते हैं। एबीसी, ए जो है वो 4 के बराबर है, बी जो है वो माइनस के बराबर है, और सी जो है वो 4 के बराबर, मतलब सेम ही थे 4 4। बी का स्क्वायर मतलब कि माइनस के का स्क्वायर, माइनस का निशान 4 गुणा में ए, मतलब 4 गुणा में 4 गुणा में 4, इतने सारे 4 एक साथ आ गए। अब हमने माइनस के का स्क्वायर किया तो ये आ गया के स्क्वायर, माइनस का निशान 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो ये आ गया 64 बराबर में 0। और यहाँ से के का मान निकाल लेते हैं। के की घात 2 को अकेला छोड़ा, 64 माइनस का था उधर भेजा तो जमा का बन गया, लेकिन हमें के स्क्वायर नहीं, हमें तो के अकेले का मान चाहिए था, तो के को अकेला छोड़ो, 64 चला जाएगा वर्गमूल के अंदर, क्योंकि अगर यहाँ पर वर्ग हो रहा है तो वहां पे वर्गमूल होगा। और के का मान निकालते हैं तो के का मान आएगा जमा का भी 8 और माइनस का भी 8, मतलब के बराबर होगा
8 - 8 के, जो मैंने आपको पहले ही पिछले क्वेश्चन में क्लियर कर दी थी चीज कि अगर द्विघात समीकरण के केस में कभी भी आपको वर्गमूल करने को आता है तो हमेशा दोनों साइन लगाने हैं, ठीक है। माइनस का 8 जिसने टिक किया वो भी गलत है, 8 वाले भी गलत है और 64 वाले भी गलत हैं। जिन्होंने दोनों को चुना है वही सही है, क्योंकि सिंगल सिंगल नहीं चलते। जब द्विघात समीकरण की बात कर रहे हैं और वर्गमूल हट रहा है तो दो चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो ये था हमारा 4th चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे अपना 5th चैप्टर स्टार्ट, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, मतलब कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। बहुत से बच्चों का इसमें डाउट रहता है और ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि इस चैप्टर का ऐसा है कि फॉर्मूले हैं बहुत कम। मतलब एक आधा फॉर्मूला अगर आपको पता है तो उस एक आधे फॉर्मूले से आप कम से कम 3-4 तरह के सवाल सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला एक, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे 3-4 तरह के, ठीक है। तो इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे क्या होता है 2 नंबर के क्वेश्चन, 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन और 5 नंबर के क्वेश्चन, हर तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से निकल के आते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहे हैं तो सभी ने बिल्कुल अच्छे से सीखना है। सबसे पहले बात करते हैं समांतर श्रेणी क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हो समांतर श्रेणी, देखो पहले लाल रंग की बॉल है, फिर हरे रंग की बॉल है, फिर लाल रंग की बॉल है, फिर हरे रंग की बॉल है। बताओ इसके आगे क्या आएगा? मैम लाल रंग की बॉल। बिल्कुल ठीक है, क्या आएगी? तो यहाँ पर आएगी लाल रंग की बॉल। हमें कैसे पता चला? तो हमने फॉलो किया, एक पैटर्न फॉलो किया। हमने देखा कि पहले लाल, फिर हरा, फिर लाल, फिर हरा। तो अब हमें पता है कि इसमें लाल रंग की ही बॉल आगे आएगी, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। पैटर्न मतलब एक सेम चीज को फॉलो कर रहे हैं कि पहले लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, ऐसे ही जो है वो चलता जाएगा। तो ये तो रही चलो इसकी बात, आकृति की बात। तो ऐसे ही होता है गणित के उसमें भी, संख्याओं में भी ऐसा होता है कि हम क्या करते हैं, कुछ फिक्स पैटर्न होते हैं, वो हम सीखेंगे क्या होते हैं फिक्स पैटर्न। उस हिसाब से संख्याओं को लिखा जाता है और हमारी समांतर श्रेणी बनती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर होता, तो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे मान लो यहाँ पर होता कि पहले आती हरे रंग की बॉल, ठीक है। यहाँ पे भी एक पैटर्न फॉलो होगा, उसको देखते हैं, फिर आपने मुझे बताना है कि आगे क्या होगा। अब बताओ इसके आगे क्या आएगा? रेड। ठीक है, रेड आएगा, क्योंकि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? एक पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, इसलिए हमें पता चल गया कि यहाँ पर जो है वो रेड आएगा, क्योंकि पहले येलो था, फिर रेड था, फिर ब्लू था, फिर येलो रेड ब्लू, अब येलो रेड, और इसका आगे क्या आएगा? ब्लू मैम। ठीक है, ऐसे। तो ये यहाँ पे हुआ पैटर्न। अब अगर मैं सेम ऐसी चीज बनाऊं, यहाँ पे येलो, अब पूछूंगी इसके आगे क्या आएगा, तो बता पाओगे? नो मैम। नो मैम। नहीं बता पाएंगे? येलो कैसे बता पाओगे? यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है ना, यहाँ पे अपनी मर्जी से चल रहा है। पहले पीला, फिर लाल, फिर नीला, फिर हरा, फिर लाल, फिर पीला, फिर हरा, फिर लाल, फिर भूरा। तो मतलब इसमें कुछ पैटर्न ही नहीं है, इसमें बस अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन जब हमने ऊपर वाले को देखा तो ऊपर एक पैटर्न था कि पहले पीला है तो पीला ही आ रहा है ना। पीले के बाद लाल, लाल के बाद नीला, फिर दोबारा से पीला, फिर लाल, फिर नीला, फिर पीला, लाल, नीला। मतलब यहाँ पे इसको कहते हैं पैटर्न, जो फिक्स है कि भाई 3 ही रंग है और तीनों रंग जो है वो ऐसे ही चलेंगे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं था, यहाँ पे कुछ फिक्स नहीं था, यहाँ पे अपनी मर्जी चल रही थी। कभी लाल बीच में आ रहा है, कभी पीला, कभी नीला, कभी हरा, कभी कुछ भी। तो इसको बोलेंगे कि ये, इसमें कोई पैटर्न नहीं है। बताओ अभी समझ आया कि पैटर्न किसको बोलते हैं? इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, लेकिन इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्या पैटर्न इसमें फॉलो हो रहा है कि पहले
पीला फिर लाल फिर नीला, पीला फिर लाल फिर नीला, पीला फिर लाल फिर नीला, तो फिर से क्या आएगा यहाँ पे, फिर से पीला, उसके बाद फिर से लाल, उसके बाद फिर से लाल, उसके बाद फिर से ब्लू। तो ये पैटर्न चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा आगे तक, लेकिन यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है, अपनी मर्जी से कुछ भी हो रहा है, ठीक है। तो जिसमें भी संख्याओं में भी आपने क्या देखना है, जिन संख्याओं में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, कोई एक आपको फिक्स पैटर्न दिख रहा होगा कि भाई पहले ये संख्या थी, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, तब आपने उसको कहना है कि भाई यहाँ पे समांतर श्रेणी बनी। लेकिन जब कोई पैटर्न ही ना हो, ऐसे अपनी मर्जी से संख्या इधर उधर कहीं से भी उठा के लिखी हो, तब हम कहते हैं कि वो समांतर श्रेणी नहीं बना सकता, ठीक है। तो इसके उदाहरण हम सीखेंगे अभी यहाँ पर। चलो बताओ, यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इसके बाद क्या आएगा, और 2 चीजें बतानी है। पहला बताना है कि संख्या कौन सी और किस रंग की। चलो ये आपने 2 चीजें बतानी है, संख्या कौन सी और किस रंग की। मैम ब्लू कलर की, बिल्कुल, इसमें आएगा नीले रंग का 5, क्योंकि देखो ये 1 था, 1 में इन्होंने क्या किया, 1 में इन्होंने ऐसा क्या किया कि वो 2 बन गया। बताओ, ये भी बताओ। लाल रंग, रेड कलर का 20। अरे मैं जो मैंने सवाल पूछा वो बताओ, आप तो सवाल कुछ और उत्तर कुछ और दे रहे हो। मैं पूछ रही हूँ 1 में ऐसा क्या किया कि वो 2 बन गया। बिल्कुल, 1 प्लस कर दिया। 1 में इन्होंने 1 जोड़ा तो वो 2 बन गया। 2 में ऐसा क्या किया कि वो 3 बन गया। एक और जोड़ दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, ठीक है, 2 में भी 1 जोड़ दिया। तो यहाँ पे पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि हर संख्या में 1 को जोड़ा जा रहा है। ये हो गया संख्या में पैटर्न। तो हम भी क्या करेंगे, हम भी 4 में 1 जोड़ देंगे और अगली संख्या लिख देंगे 5। अच्छा, 5 के बाद क्या आएगा और किस रंग में आएगा। मैम रेड में, रेड में 6, क्योंकि पैटर्न फॉलो हो रहा है। पैटर्न कह रहा है कि भाई सब में 1 जोड़ते जाओ, तो हम उसको फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गए। अब बात करते हैं यहाँ पर, इधर बताओ, इधर क्या आएगा और किस रंग में आएगा। मैम रेड कलर का 18। मैम रेड में 20। मैम 20 आएगा रेड। 7 कौन कह रहा है। मैम 20। चलो, 5 में इन्होंने ऐसा क्या किया कि 8 बन गया। मैं 3 जोड़ दिया, 3 जोड़ दिया। देखो आंसर देने के बाद माइक ऑफ कर दो, कोई अपना माइक ऑन आपका रह रहा है किसी का, फिर मेरी आवाज आपस में टकरा रही है तो माइक ऑफ कर दो, ठीक है। 5 में 3 जोड़ा तो भाई बन गया 8, 8 में 3 जोड़ा बन गया 11, 11 में 3 जोड़ा बन गया 14, 14 में 3 जोड़ा बन गया 17, 17 में भी 3 ही जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पीछे से वही हो रहा है ना, पैटर्न ही वो फॉलो हो रहा है कि हर संख्या में 3 3 3 3 जोड़ते जाओ। तो जब ये चीज फॉलो हो रही है तो 17 के साथ भी यही करना है, 17 में भी 3 ही जोड़ना है, और संख्या कौन सी आ गई, 20 आ गई, ठीक है। अगला बताओ, ये वाला 100 वगैरह वगैरह के बाद क्या आएगा। -20 ब्लू कलर। 7 -20 -20। ठीक है, अभी के लिए -20 लिख रही हूँ मैं, देखते हैं सही होगा कि गलत। माइनस का 20 मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अच्छा, 100 में इन्होंने ऐसा क्या किया कि वो 70 बन गया। मैं -30 माइनस किया 30 को। हाँ, अभी माइक ऑफ कर दो, बिल्कुल माइक ऑफ कर दो। 100 में से 30 को माइनस किया तो बन गया 70, 70 में से 30 को माइनस किया तो बन गया 40, 40 में से 30 को माइनस किया तो बन गया 10। अब सब में से 30 माइनस हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि 10 में से भी 30 को माइनस करना होगा। तो करते हैं, 10 में से 30 को माइनस करते हैं, ये रहा हमारा 10, ये है -30। इतना तो हमें पता है कि इनको घटाना है, घटा देते हैं। 10 में से 30 जाते नहीं, 30 में से 10 चले जाएंगे, बिल्कुल आ जाएगा हमारे पास 20। लेकिन कैसा वाला। तो समांतर श्रेणी में भी प्लस माइनस का कंसेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा बच्चों। प्लस माइनस का कंसेप्ट अगर आप याद नहीं रखते हो तो आप आता हुआ सवाल गलत कर दोगे। अगर किसी ने यहाँ पे इसको लिख दिया जमा का 20, तो फिर कर दिया आपने गड़बड़, फिर आपका आंसर अगर ये पेपर में आता है ये क्वेश्चन, तो आप इसका आंसर गलत करते, क्योंकि प्लस माइनस का कंसेप्ट 10th के मैथ में हर जगह हर पल आपको याद रखना ही है कि अगर 30 बड़ा है और 30 के पास माइनस का निशान है तो इसके पास भी माइनस का
ही निशान आएगा। ये बात बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जैसे आप देखते हो संख्याओं को वैसे देख लिया करो कि भाई कहीं बड़े के पास माइनस तो नहीं है ना, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि यहाँ पे प्लस माइनस का कंसेप्ट लग रहा हो। वो सब कुछ आपको खुद ही देखना पड़ेगा, क्योंकि अब इसके बारे में हर बार नहीं बता सकते कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा हो, है ना। तो इसका ध्यान रखना है, ठीक है, सभी ने इसका ध्यान रखना है। कभी भी छोटी संख्या को छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटती है तो बड़े के पास जो निशान है उत्तर में भी वही निशान आता है। मान लो ऐसा होता माइनस का 10 होता और उसमें 30 को माइनस कर रहे होते तो क्या आंसर आता? 20 20 40 मैम, -40। पूरा 40 बिल्कुल बिल्कुल पूरा बोलना है, -40। माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब इनको जोड़ेंगे। 10 में 30 जोड़ा जी, आ गया 40। अब बड़ा कौन, वो भी तो देखो, बड़ा कौन? 30 बड़ा है, 30 के पास माइनस का निशान है तो उत्तर में भी माइनस का ही निशान आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर माइनस का 40 होता। अगर ये पैटर्न में होता और आप जमा का 40 लिख के आते तो आप गलत करते, माइनस का 40 ही इसका करेक्ट आंसर होता। तो प्लस माइनस का ध्यान आपने अब खुद से रखना है, ठीक है। तो ये हमने सीखा अभी पैटर्न, जो हम सीख रहे थे कि कैसे समांतर श्रेणी बनती है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहे थे, सभी संख्याओं के साथ सेम चीज हो रही थी, इसलिए हम कहेंगे कि हाँ यहाँ पे समांतर श्रेणी बन रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपकी ऐसी संख्याएं होती, मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 10, 15, 21, 26, अब बताओ आगे क्या आएगा? गलत है। बता सकते हो आगे क्या आएगा? ये पैटर्न ही नहीं है मैम। हाँ बिल्कुल, ये पैटर्न है ही नहीं, क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हैं, 10 में जोड़ रहे हैं 5, तब इनका 15 बन रहा है। 15 में भी तो 5 ही जोड़ने चाहिए थे ना, लेकिन 15 में तो ये 6 जोड़ रहे हैं तो इनका 21 बन रहा है। 21 में फिर से ये 5 जोड़ रहे हैं तो इनका 26 बन रहा है। तो हम कैसे बताएं? अगर चीज फिक्स हो, बिल्कुल फिक्स चल रही हो कि सब में ही 5 जुड़ रहा हो, सब में ही 5 जोड़ रहे हो, तब हम कहेंगे कि पैटर्न फॉलो हुआ, समांतर श्रेणी बनी। लेकिन अगर ऐसे बीच में ऐसा हो जाए कि इसमें 5 जोड़ा, इसमें 6 जोड़ा, इसमें कुछ और जोड़ रहे हैं, उसमें कुछ और ही जोड़ रहे हैं, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं, इसको समांतर श्रेणी नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो बस आपने इतना ध्यान रखना है, किसमें क्या जुड़ रहा है, किससे क्या घट रहा है, वो सेम होना चाहिए। अगर एक भी पॉइंट पे आके वो अलग हो गया तो फिर हम कहेंगे कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। और जब कोई चीज समांतर श्रेणी नहीं होती तो फिर उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉर्मूले हैं वो तभी अप्लाई होंगे अगर जो आपको श्रेणी लिखी है वो समांतर श्रेणी हो। अगर नहीं हुई तो आप उस पर कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। सभी को क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब और करते हैं कुछ क्वेश्चन। समांतर श्रेणी की परिभाषा देखो, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद कैसे निकलता है, किसी एक पद में निश्चित संख्या को जोड़ने पर। जैसे कि देखो 2 था, अब 2 में तो हमने कुछ नहीं जोड़ा ना, 2 कहां से बना? 2 तो 2 ही था पहले से। ऐसा तो है नहीं कि भाई 2 को भी हमने कहीं से जोड़ा, नहीं जोड़ा, हमने अपनी मर्जी से यहाँ पे लिख दिया 2। 2 कहां से आया? अपनी मर्जी से। 2 कहां से आया? अपनी मर्जी से। लेकिन 2 के बाद अब जितनी भी चीजें आएंगी उनमें अपनी मर्जी नहीं चलेगी, उनमें हमें पैटर्न फॉलो करना ही पड़ेगा। 2 में इन्होंने 5 जोड़ा तो 7 आया, 7 में भी 5 ही जोड़ना पड़ेगा तो 12 आया, 12 में भी 5 ही जोड़ना पड़ेगा तो 17, और 17 में भी 5 जोड़ा तब जाके आया 22, और 22 में भी क्या जोड़ेंगे? 5 ही जोड़ेंगे तो आएगा 27। तो इसको बोलेंगे हम कि भाई ये है पैटर्न, ये बन रही है समांतर श्रेणी। तो जो पहला पद होता है वो बना बनाया होता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। पहला पद ऑटोमेटिकली होता है, इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपनी मर्जी से लिखा जाता है। लेकिन पहले पद के बाद मतलब दूसरे पद से लेकर के आखिरी पद तक पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? पहले पद को कुछ नहीं करते, पहला पद आता है अपनी मर्जी से, लेकिन उसके बाद जो जो चीजें निकालनी है उसके लिए आपको सेम संख्या, निश्चित संख्या ही जोड़नी पड़ेगी या निश्चित संख्या ही घटानी पड़ेगी। क्लियर है? बताओ हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। ठीक है। तो ये पहला पद है जिसका नाम है 2, और समांतर श्रेणी के पहले पद को ये भी आपने अच्छे से नोट डाउन करना है। इसको चाहे तो लिख लो, ये चाहे तो लिख लो कि समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है
उसको हम कैसे लिखते हैं, समांतर श्रेणी, क्योंकि ये चीजें आपको बहुत जरूरी है। देखो अब जब हम फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूले में ए लिखा होगा तो आपको कैसे पता चले कि ए की जगह पे भाई क्या भरना है। तो ध्यान रखना, पहले पद को हम कहते हैं ए, पहला पद को क्या कहते हैं, ए भी कहते हैं, कभी कभी A1 भी कहते हैं। ज्यादातर आप इसको ए ही कहोगे, A1 लिखने की कहीं जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सभी को पता होता है कि ए मतलब पहला पद। ठीक है, तो 90% केसेस में ए ही लिखा होता है। 10% में कभी कभी आपको A1 दिख जाएगा, कभी कभी A1 दिख जाएगा। ठीक है, लेकिन A1 एक ही बात है। बताओ ये क्लियर हुआ। पहले पद को कैसे लिखते हैं, ए से। तो यहाँ इस समांतर श्रेणी का पहला पद कौन है, 2। सबसे पहले लिखा है ना 2, तो इसका पहला पद हो गया। बताओ पहला पद सभी को क्लियर है। कैसे दर्शाते हैं पहले पद को, स्मॉल ए से, छोटे ए से, या फिर A1 से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर यह है दूसरा पद। अब अगर पहला पद ए है तो दूसरे पद को लिखेंगे A2, तीसरे पद को लिखेंगे A3, चौथे पद को लिखेंगे A4। अच्छा मुझे बताओ, मैं आपसे पूछूं समांतर श्रेणी का 10वां पद कैसे लिखोगे इसको, 10वां पद समांतर श्रेणी का, A10 मैम A10 ए लिखेंगे और उसके पैर के पास लिख देंगे 10, A10। ठीक है, मैं बोलूं किसी समांतर श्रेणी का 80वां पद बताओ भाई, कैसे लिखोगे, A80 और उसके पैर पे 80। तो बस ये आपको आना चाहिए, ये आपको आना चाहिए लिखना, क्योंकि पता सवाल कैसा आता है, सवाल आता है कि इस समांतर श्रेणी का 15वां पद निकालो। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 15वें पद को लिखें कैसे, वो लिखना भी तो आना चाहिए ना, कि 15 पद चलो निकाल तो देंगे फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, लेकिन 15वें पद को लिखें कैसे, 15वें पद को दर्शाएं कैसे। तो ए मतलब पद और कितनवा, 15, तो इसके पैर पे लिख दो 15, तो ये हो जाएगा A15 A15। ठीक है, पद लिखने सभी को आ गए। कभी लिख पाओगे, कोई भी पद आपको बोला जाएगा समांतर श्रेणी का लिखने को कि कैसे दर्शाओगे, तो ऐसे ए लिख दिया और उसके पैर पे वो संख्या जितने में पद की बात चल रही है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पे पूछूं तो मुझे बताओ 11 क्या है, 11 कितनवा पद है, मुझे लिख के बताओ। A3 A2 ठीक है, A2 नहीं, चलो A2 कौन है बताओ, A2 कौन है, 7 7, A2 7 है। अच्छा A कौन है, 3 3 अच्छा A1 कौन है, A1 3 3, और 15 क्या है, A4 लास्ट पद लास्ट नहीं बेटा, लास्ट नहीं है। लास्ट पता कब होता, जब ये बिंदु बिंदु नहीं होते। ठीक है, लास्ट कब होता, जब ये डॉट 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 नहीं होते। यहाँ पे इन्होंने डॉट 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 लगा रखे हैं। हमें पता है डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब होता है कि ये समांतर श्रेणी कहाँ तक जा रही है, बताओ, अनंत आगे तक आगे तक, लेकिन कहाँ तक, तो अनंत तक। ठीक है, इन्फिनिटी या फिर अनंत। ठीक है, अनंत तक जाएगी ये, ऐसा हम इसको कहते हैं। खत्म होगी, मैंने कही खत्म नहीं होगी, कहीं पे जाके खत्म होगी, पर अभी 15 पे खत्म नहीं हो रही, इतना पता है कि 15 पे खत्म नहीं होगी। ठीक है, चलो तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं और अब सीखते हैं सारवंतर के बारे में। तो सारवंतर कुछ नहीं है, जैसे अभी हमने देखा कि मैंने आपसे पूछा कि भाई 3 7 कैसे बन गया, या 3 के बाद 7 कैसे आ गया। तो आपने क्या किया, फटाफट से देखा कि भाई 3 में अगर हम 4 जोड़ दें, 3 में अगर हम 4 जोड़ दें तो 7 आ जाएगा, है ना। 7 में 4 जोड़ दें तो 11, 11 में 4 जोड़ दें तो 15। तो सार्व अंतर कुछ नहीं है, सार्व अंतर बस पहले पद और दूसरे पद के बीच का अंतर है, दूसरे पद और तीसरे पद के बीच का अंतर है, तीसरे पद और चौथे पद के बीच का अंतर है। ठीक है, उसको हम कहते हैं सार्व अंतर, जो पदों के बीच का अंतर होता है। अब सार्व अंतर कैसा होता है, सार्व अंतर जमा में भी आता है, कभी कभी, कभी कभी माइनस में भी आता है, कभी कभी 0 भी होता है। ठीक है, अब समांतर श्रेणी, अगर किसी चीज को, किसी श्रेणी को समांतर श्रेणी बनाना है तो आपका सार्व अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। जो आपका सार्व अंतर है वो हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर सार्व अंतर बराबर है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी है, लेकिन अगर सार्व अंतर में आ गया थोड़ा सा भी फर्क तो हम कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं। सार्व अंतर में कंफ्यूज मत हो, सिंपल सी वही चीज कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है। 3 को ऐसा क्या किया कि 7 बन गया, 7 में ऐसा क्या किया कि 11 बन गया, 11 में ऐसा क्या किया कि 15 बन गया। अब इसको निकालने का तरीका सीखो, क्योंकि
छोटी छोटी संख्या में तो हम कर लेते हैं कि भाई 3 में इतना जोड़ो 7 बनेगा, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याओं में नहीं कर पाते। तो इसको कहते हैं ए, इसको कहते हैं A2, इसको कहते हैं A3 और इसको कहते हैं A4। ठीक है, 1 मिनट का वेट करना। तो इसका फॉर्मूला लिख लो। सार्व अंतर को पहले लिख लो, दर्शाते कैसे हैं? सार्व अंतर को दर्शाते हैं स्मॉल डी से। A2। स्मॉल डी मतलब डिफरेंस, ठीक है, डी मतलब डिफरेंस, अंतर। हाँ बोलो, कैसे दर्शाओगे? A2 minus A1। बिल्कुल, A2 माइनस A1। ठीक है, हमेशा आगे वाले पद से पीछे वाले पद को माइनस करना है। गलती से भी ऐसा मत करना कि A में से A2 माइनस कर रहे हो या A2 में से A3 माइनस कर रहे हो। गलती से भी ये चीज नहीं करनी है। हमेशा याद रखो, आगे वाले पद से पीछे वाला पद। चाहे तो मैं इसको लिख भी लेती हूँ शॉर्टकट के रूप में कि D कैसे निकलता है। D हमेशा निकलता है जो आगे वाला पद है उससे माइनस करो पीछे वाले पद को। ठीक है, आगे वाला पद माइनस उससे पीछे वाला पद, उससे ठीक पीछे वाला, ऐसे लिख सकते हो अगर आपको ज्यादा अच्छे से लिखना है तो। उससे ठीक पीछे वाला पद। जैसे अगर मुझे सार्व अंतर निकालना है 11 और 15 के बीच में, तो मुझे बताओ मैं 11 में से 15 को माइनस करूं या 15 में से 11 को माइनस करूं? 15 में से 11 को। 15 में से 11 को। ठीक है, हमेशा बड़े वाले पद से, जैसे कि A4 बड़ा है A3 छोटा है, तो 4 में से 3 घटाओ, तीसरे पद से दूसरा घटाओ, दूसरे पद से पहला घटाओ, 5वें पद से चौथा घटाओ, तो ये होता है D यानी कि सार्वंतर। तो अगर मैं, और सार्वंतर आप कहीं से भी निकाल सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि आपको चौथे में से पांचवा ही चौथे में से तीसरा ही घटाना है, आपकी मर्जी है। आप दूसरे में से पहले को घटा दो, तीसरे में से दूसरे को घटा दो और चौथे में से तीसरे को घटा दो। ठीक है, ये आपने करना होता है और हमेशा चेक करना होता है कि क्या ये बराबर आ रहा है। जैसे कि ट्राई करते हैं, A2 अगर पद है, अगर मेरा जो पद मैंने लिया वो A2 लिया और मैंने D निकालना चाहती हूं, तो मैं A2 से आगे वाला नहीं, A2 से पीछे वाला पद लूंगी। A2 से पीछे होता है A, या फिर इसको A1 भी कहते हैं। A2 7 है, A1 है 3, 7 में से 3 गए, आ गया 4। अब मान लो जो पद है वो है A3, तो A3 में से किसको घटाना पड़ेगा? 2 को। A2। A3 11 है और A2 7 है, 11 में से 7 गए तब भी 4 आया। और उसके बाद बात करें तो A4 की बात करें तो A4 में से किसको घटाना पड़ेगा? A3 को। A4 है 15, A3 है 11, तो तब भी आया 4। तो यहाँ पर देखो हर बार सार्व अंतर बराबर था। सार्व अंतर जो था वो बिल्कुल सेम था, तो हम कहेंगे सार्व अंतर बराबर है। तो इसका मतलब ये जो श्रेणी लिख रखी है 100% ये समांतर श्रेणी ही बन रही है, क्योंकि ये पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो पैटर्न फॉलो कोई चीज कर रही है कि नहीं कर रही है उसका पता लगा जाता है D से। D मतलब सार्व अंतर से। और सार्व अंतर मैंने लिख दिया है ऊपर ही इंपॉर्टेंट नोट में कि सार्व अंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर आया 4 और इधर आ गया -4, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा? फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में लगभग सारी चीजें हमने सीख ली। ये भी हमने सीख लिया कि दूसरे से पहला घटाते हैं, तीसरे से दूसरा घटाते हैं, चौथे से तीसरा घटाते हैं। ऐसे ऐसे आपने इसको सीखना है। किसी समांतर श्रेणी के दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को हम सार्व अंतर कहते हैं। सभी पदों का सार्व अंतर समान होता है। अगर सभी पदों का अगर सभी पदों का सार्व अंतर समान नहीं आ रहा तो दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होती है। और जब कोई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी तो उसको सॉल्व करने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला समांतर श्रेणी का यूज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो अब आता है क्वेश्चन। ये आपने मुझे बताना है कि ये जो आपको दे रखी है पहली चीज, ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। आपको बताना है कि इसका सार्व अंतर बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ रहा है तो कितना है। चलो ये आपने बताना। पहले इसका बता दो, इस वाले का। समांतर नहीं है। नहीं है? क्यों? सार्व अंतर कितना आ रहा है?
2 में से 5 को घटाएंगे तो 3 आएगा, फिर आगे वाले में से घट ही ध्यान से, दो में से 5 घटा रहे हैं ना, 2 छोटा 5 बड़ा, मैम मैम -3 -3 बिल्कुल। बाकी जगह भी आया? अंजू माइक ऑफ कर दो। यस मैम -3 चलो चेक करते हैं, सारी मतलब हर एक उस पे चेक करेंगे, हर एक पॉइंट पे। पहले लिख लेते हैं इसके पदों को। ए है 5 और A2 है 2, A3 है -1, A4 है -4 और A5 है -7। अगर मुझे इन दोनों को देखना है तो A1 में से A2 को तो घटा नहीं सकते, क्या करेंगे, सार्वंतर निकालना है, D निकालना है, तो क्या करेंगे, A2 में से A1 घटाएंगे, है ना, ये मेरा A2 था, इसमें से A को घटाना था, तो A2 की जगह पे 5 है, नहीं, A2 की जगह पे 2 है और A की जगह पे 5 है, तो असल में मुझे 2 में से 5 को घटाना है। करो जरा, 2 में से 5 के कितने आए, -3, क्योंकि 2 में से 5 के 3, 5 बड़ा तो माइनस का निशान। फिर अगर हम A3 की बात करें तो A3 में से A2 को घटाना है। A3 की वैल्यू कितनी है, -1 -1 डालो इसको ब्रैकेट में। अच्छा, A2 की वैल्यू कितनी है, 2 और बीच में निशान कौन सा, माइनस का। तो ये कुछ ऐसा आ गया, -1 -2, इसको हल करो। -3 -3 आएगा -3, माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस जोड़ दिया, 2 में 1 जोड़ा 3, 2 बड़ा, 2 के बाद माइनस का निशान, तो इसी पास भी माइनस का निशान, ठीक है। अब बात करते हैं A4 और A3 की। A4 में से A3 को घटाना है, A4 की जगह पे कौन है, -4 -4, ठीक है, और A3 की जगह पे कितना है, -1 माइनस का 1, और इनके बीच में निशान कौन सा आएगा, माइनस का, ठीक है। A4 में से A3 को माइनस करना है, तो अब यहाँ पे आ गए एक साथ 2 निशान, तो हमें पता है क्या करते हैं, -4 तो ऐसे -3 रहेगा, आएगा इसका आंसर। हाँ, और ये जो माइनस के 2 निशान है, इसको एक निशान में बदल देंगे, माइनस बन गया प्लस, 1 रह गया ऐसे का ऐसा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 माइनस का 1 प्लस का, प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसको घटाएंगे, घटा के 3 आया, 4 बड़ा था, 4 के पास माइनस का निशान, तो 3 के पास भी माइनस का निशान आएगा। इतना आपने चेक किया, इतना वैसे काफी होता है चेक करने के लिए, 3 पदों तक हमने इसको चेक कर लिया, तो तीनों में क्या था, सार्व अंतर सेम था, जो कि -3 था, तो हम कहेंगे हाँ ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि इसका जो सार्व अंतर है वो -3 है हर पद में, ठीक है। चलो अगला बताओ, अगला तो आसान नहीं होगा, ये वाला बताओ, अगला वाले का क्या आएगा सार्व अंतर, और ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, मैम 3 प्लस का, कितना, 3 प्लस का माइनस का, मैम प्लस का। माइनस का, 5 में 3 माइनस करोगे तो 8 आएगा, सॉरी मैम। हाँ प्लस का, ठीक है। मैम प्लस, अगला बताओ भाई, ये वाला बताओ, मैम 0 बिल्कुल ठीक है, आ गया 0। तो यहां से हमने सीखा 30 बोल रहे हो कि यस बोल रहे हो, यहां से हमने सीखा कि सार्व अंतर को फर्क नहीं पड़ता, सार्व अंतर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और यहाँ तक कि 0 के बराबर भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सार्व अंतर आया हमारा माइनस, तो सार्व अंतर माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पिछली तालिका में हमने देखा कि जो समांतर श्रेणी का सार्व अंतर था वो धनात्मक यानी पॉजिटिव, ऋणात्मक यानी नेगेटिव, और शून्य यानी 0 हो सकता है, ठीक है। चलो दिए गए समांतर श्रेणी में आपने 2 चीजें निकालनी है, पहला आपने बताना है कि इसमें पहला पद कौन है, फिर आपने बताना है कि इसका सार्व अंतर कितना है। तो पहले बताओ इसमें पहला पद कौन है, 2 चैट मैम 2
हाँ हाँ दो बिल्कुल मैम। लिखती हूँ बेटा। पहला पद है इसमें 2 और सारवंतर 2 2। चलो यहाँ बताओ पहला पद कितना है इस वाले में? 0 3। सारवंतर 0 0। 0 पहला पद कितना है इस वाले में? 2 और सारवंतर 2 2 2 पक्का? अब देखो जरा, अगर सार्व अंतर 2 होता मतलब इन्होंने इसमें 2 को जोड़ा, क्योंकि जमा का 2 आ रहा है तो मतलब जमा किया 2 को, तो यहाँ पे 4 आता ना, या तो 0 आ रहा है। आपका सार्व अंतर गलत है। अब बताओ, अगर सार्व अंतर जमा का 2 है तब तो यहाँ 4 आता ना, 2 जमा 2 4 आता, यहाँ तो 0 आ रहा है। तो 2 में ऐसा क्या करें कि वो 0 बन जाए? -2 -2। -2 तो सार्व अंतर कितना होगा? -2 -2 -2। तो थोड़ा ध्यान रखो ना, जब सार्वंतर निकालते हो तो देख लिया करो कि सच में ये सार्वंतर है कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में बहुत गड़बड़ होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे -2 करेंगे हम, तभी 0 आएगा। 0 में माइनस के 2 को जोड़ेंगे तभी माइनस का 2 आएगा। माइनस के 2 में माइनस के 2 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 जमा 2 4, माइनस का निशान। माइनस के 4 में -2 को जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस 6, 4 बड़ा, 4 के पास माइनस का निशान तो 6 के पास भी माइनस का निशान, फिर दोबारा से -2 तो फिर माइनस का 8। ठीक है, तो प्लस माइनस का इसमें बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है बल्कि समांतर श्रेणी में प्लस माइनस का, क्योंकि छोटी सी गलती, साइन की गलती और पूरा क्वेश्चन गलत। आगे बताओ, इसमें पहला पद और सार्वंतर -10 -10 है पहला पद, और सार्वंतर कितना? -10 -5 पक्का? -5 है मैम। लिखो जरा, -10 -5, बताओ कितना आ रहा है? 10 प्लस का 10 प्लस का 10 आएगा क्या? मैम प्लस का माइनस 15 माइनस माइनस का 15, मैम लेकिन यहाँ 15 तो माइनस का 5 आना चाहिए, तो मतलब सार्वंतर आपका फिर गलत है। सॉल्व क्या करो ना, 5 मैम 5। ठीक है, सॉल्व क्या करो, ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि माइनस का 5 A2 है, और मैंने कहा था जिस पद को हम देख रहे हैं उससे पीछे वाले पद को माइनस करना है, तो A2 से पीछे A1 आता है, A2 में से A को माइनस करें या A1 को माइनस करें। A2 की जगह पे माइनस का 5, A1 की जगह पे माइनस का 10, और इनको आपस में करना है माइनस, तो ये आ जाता माइनस का 5, माइनस माइनस बन गया जमा का निशान, आ गया 10। अब इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 10 में से 5 को माइनस करेंगे, 10 में से 5 को माइनस किया तो 5 ही आया, लेकिन कैसा 5 और क्यों? प्लस का 5 क्यों? मैम क्योंकि 5 छोटा है। हाँ, क्योंकि 10 बड़ा है, 10 के पास जमा का निशान है, तो उत्तर में भी जमा का निशान आएगा, तो यहाँ पर जो आपका सार्व अंतर आएगा वो जमा का 5 आएगा, माइनस का 5 नहीं आएगा। ठीक है, बताओ किस किस को ये चीज क्लियर हुई कि माइनस का 5 क्यों नहीं, जमा का 5 क्यों? समझ आया? अब चाहे तो इसको चेक कर लो, चेक कैसे करेंगे? माइनस के 10 में 5 को जोड़ा, माइनस के 10 में 5 को जोड़ा, जब आपने कहा था कि भाई माइनस का 5 इसका सार्वंतर है, तो मैंने किया था -10 -5 और आ रहा था उत्तर -15, है ना, आ रहा था। लेकिन अब जब हमने इसका ये निकाल दिया, सार्वंतर निकाल दिया कि जमा का 5 आ रहा है, तो मैंने माइनस के 10 में जमा 5 लिख दिया, प्लस माइनस माइनस होता है तो 5 आ गया, 10 बड़ा, 10 के पास माइनस का निशान, तो माइनस का 5 आया मेरा इधर भी और इधर भी। ठीक है, तो ऐसे आपने चेक भी करना है कि जो सार्व अंतर आपने निकाला है, जो सार्व अंतर आपने निकाला है उसको पहले पद में जोड़ो, फिर देखो अगला पद आया कि नहीं आया। ठीक है, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि इनका निकाला नहीं, आपका अच्छे से निकला तो इन दोनों का भी निकाल सकते थे। 5 में ऐसा क्या किया कि वो 10 बन गया, 5 जोड़ा,
मतलब जमा का 5। माइनस के 5 में ऐसा क्या किया कि वो 0 बन गया, तो सिंपल सी बात है इसमें 5 जोड़ा होगा तभी तो प्लस माइनस माइनस बन के 0 बच गया, है ना। और माइनस के 10 में भी 5 को जोड़ा होगा तभी तो वो माइनस का 5 आया। तो ऐसे आपने चेक करना होता है अपनी चीजों को। तो ये था पहला पद और सार्व अंतर जो है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब ये था हाँ या नहीं वाले सवाल। आपने बताना है कि अब करना है आपने वो कि सार्व अंतर निकालना और ये बताना है कि सार्व अंतर जो निकाला वो बराबर भी आ रहा है कि नहीं। अब बताना है कि ये समांतर श्रेणी होगी कि नहीं होगी। तो चलिए पहला वाला बताइए, ये समांतर श्रेणी क्या लगता है आपको, है कि नहीं है? पूरा चेक करना है यहाँ से यहाँ तक। नहीं है मैम। क्यों? No, ma'am. कारण भी बताओ। सारा अंतर बराबर नहीं है। कहाँ पर फर्क आया सार्वंतर में? मैम 2 और 4 में। ठीक है, क्योंकि चार एक और में दो में। जोड़ा एक है ना, एक में जोड़ा एक तो 2 बन गया। अब 2 में भी कितना जोड़ना चाहिए था? एक। एक, लेकिन 2 में कितना जोड़ रहे हैं? 2, फिर 4 आ रहा है, 4 में 4 फिर 8, 8 में 8 फिर 16। तो यहाँ पे सार्वंतर बराबर नहीं था। कभी 1 आ रहा है, कभी 2, कभी 4, कभी 8। तो हम कहेंगे नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं बन सकती क्योंकि इसका सार्व अंतर ही बराबर नहीं है। जब सार्व अंतर ही बराबर है तो समांतर श्रेणी भी नहीं। इसका देखो, इसका ध्यान से करना, इसमें दशमलव भी है, माइनस का साइन भी है, और आपने इसमें सार्व अंतर निकालना है तो 3 माइनस आएंगे, है ना। A2 का माइनस जो इसके पास है, एक ये वाला माइनस, एक इसका माइनस खुद का का 5 माइनस और एक माइनस का बीच का 5 माइनस, मैम, प्लस का 5, प्लस का 5। 25। माइनस का 5। देखते हैं, -1.5 से माइनस करना है -1.0 को। माइनस का 1.5 माइनस माइनस प्लस 1.0 माइनस करेंगे तो ये आएगा 0.5, ठीक है, माइनस का। क्योंकि 1.0 और 1.5 में ये चीज बड़ी है, ये चीज बड़ी है, तो इसका साइन ही यहाँ पे आएगा। इसमें आपको दशमलव की संख्याओं को माइनस करना आना चाहिए। तो इन दोनों को किया तो 0.5 आया। अब इन दोनों को करके देखते हैं जरा। माइनस का 2.0, माइनस का निशान फॉर्मूले का, और माइनस का 1.5, तो ये आ जाएगा माइनस का 2.0 प्लस का 1.5। इनको माइनस करेंगे, 10 में से 5 गए 5 और 1 में से 1 गया 0, 0.5। 2.0 बड़ा है, इसके पास माइनस का निशान है तो यहाँ पर भी माइनस का निशान आएगा। तो इधर भी हमारा सार्व अंतर माइनस का 0.5 आ रहा है, 5 नहीं आएगा। कितना आएगा? 0.5 बराबर है। तो हम कहेंगे हाँ, ये समांतर श्रेणी है। बताओ, समझ आए किसी को कि 0.5 कैसे आ रहा है माइनस का? किसी को डाउट है तो पूछो। समझ आया? यस मैम। यस मैम। पक्का? चलो तो फिर अगला बताओ। ये है समांतर श्रेणी माइनस का नहीं है। 5। यहां तक चेक करो, यहां तक। माइनस का 12 था, उसमें से माइनस करना था माइनस के 17 को। है मैम ये आ गया माइनस का 12, ये आ गया जमा का 17, 17 में से 12 गए 5, जमा का 5। कैसे आया माइनस? अब तो मार मत खा देना मुझसे, है इतने आसान सवाल गलत कर देते हो भाई। माइनस नहीं ना आएगा क्योंकि 12 में से इसको घटाना है, 17 में से 12 थोड़ी घटाना है, उल्टा नहीं करना कभी। इस वाले पद की बात करें तो इससे पीछे वाला, इससे पहले वाला पद लो, ठीक है। तो वो जमा का 5 आ रहा है मेरा। अब देखो ना, मैंने कहा कि अंत तक चेक करो। आप कह रहे हो माइनस का 5, 3 में से भी तो फिर माइनस के 5 को ही घटाएंगे। अब 3 में से माइनस का 5 घटाते तो 8 थोड़ी आता है ना। तो पूरा चेक किया करो, पूरा अंत तक चेक किया करो। चलो तो इन दोनों को लेते हैं। माइनस का 7 है, उसमें से माइनस करना है माइनस के 12 को, तो -7 ऐसे का ऐसा, माइनस माइनस प्लस जमा का 12, तो ये आ जाएगा 5 कैसा? जमा का। तो हर बार जमा का 5 आ रहा है तो हम कहेंगे हाँ, ये समांतर श्रेणी है। और इस वाले को रखते हैं कल के लिए, क्योंकि मुझे पता है अभी भी कुछ बच्चों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है, दोबारा से कल समझाना ही है।
तो फिर इसको समझ के फिर हम कल आराम से सारे पोल के क्वेश्चन करेंगे जो जो भी हैं पहले पद पर और सारवंतर पर। ठीक है, तो अभी के लिए क्लास को इतना रखते हैं। अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय। जिसको भी डाउट है, कुछ पूछना है तो रुक जाओ, लेकिन जिसको कोई डाउट नहीं है वो क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, गुड नाइट एवरीवन। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि कल होगी।